हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। अगेन एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस दोनों ही सवाल रेगुलरली पूछ रहे हैं। जीपी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सीक्वेंस सीरीज का यहाँ पे एक दूसरा वीडियो है जो हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था एपी एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। आई होप आप सभी ने उसको देखा है, क्योंकि अगर आप अपने पीवाईक्यूज को अगर एनालाइज करोगे देन मेजर जो आपका यहाँ पे फोकस रहता है ये एपी जीपी के ऊपर ही रहता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए एक बार मैं शोकेस कर देता हूँ आप सभी के लिए पीवाईक्यूज का कलेक्शन। जब आप मार्क्स ऐप के ऊपर जाओगे तो ये सारी चीजें भी क्या है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपने एनालिसिस के लिए भी इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप जेई मेन के अंदर जाते हैं और वहां पे मैथमेटिक्स सेक्शन में अगर आप जाओगे बच्चों, तो आपको सीक्वेंस सीरीज के अंदर जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिखता है। जो आपके 361 क्वेश्चंस अभी यहाँ पर अपलोडेड हैं उसमें से 110 सवाल तो प्योर एपी के हैं, उसके बाद में 62 क्वेश्चंस प्योर जीपी के हैं, एंड देन 31 क्वेश्चंस आपके मिक्स हैं एपी और जीपी के, राइट। सो ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस 361 क्वेश्चंस आप यहां पे देख सकते हो कि मेजॉरिटी अराउंड 200 क्वेश्चंस तो आपके किस पे हैं, एपी जीपी पे ही कंसेंट्रेटेड हैं, राइट। एंड देन देयर इज अनदर कंसेंट्रेशन जो आपको देखने के लिए मिलता है समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर। इस पे भी हम यहाँ पे आपके साथ में वीडियोस आगे करने वाले हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो आपकी प्रैक्टिस है वो मेजरली एपी जीपी की अगर अच्छी तरीके से हो जाती है देन एटलीस्ट जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ पे थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस चैप्टर को एक अच्छे इंटेंट के साथ में कंप्लीट किया है, राइट। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे यहाँ पे जीपी के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, उसके साथ में प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको यहाँ पर एक अच्छा फ्लो बन जाए। उसके बाद में आप यहाँ पे डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना आफ्टर यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, उसको ज्वाइन डेफिनेटली करूँ। स्टे कनेक्टेड विद ऑल द टीचर्स एज वेल। आपके यहाँ पर बच्चों डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सी आपके यहाँ पर डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब क्या है, बहुत सारे नंबर्स एक के बाद एक हमने लिखे हुए हैं। अब उन नंबर्स को बेसिकली अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जनरेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से हुए हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि अब मैं यहाँ पे कौन सा एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे इस केस में हमने अगर सोचा है कि हम 3 बार बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सो आप यहाँ पे बेसिकली 3 मल्टीप्लाई करके 6 जनरेट कर रहे हो, 6 के अंदर 3 मल्टीप्लाई करके 18, 18 के अंदर 3 मल्टीप्लाई करके 54, इस तरह से आपके यहाँ पर नंबर्स बनते जा रहे हैं, राइट। सो इफ यू आर क्रिएटिंग सीक्वेंस इन दिस वे, जहां पर आप फर्स्ट टर्म सिलेक्ट करने के बाद में बार बार कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस चीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो मल्टीप्लायर आपने सिलेक्ट किया है उसी को हम कॉमन रेशो कहते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाई इज दिस कॉल्ड कॉमन रेशो एंड नॉट अ कॉमन मल्टीप्लायर? क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो बेसिकली दो टर्म्स का कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो है वो एक्चुअली इस सेम क्वांटिटी के बराबर आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके अगली टर्म जनरेट करी है, तो अगर आप अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 ही तो आएगा। वैसे ही यहाँ पे आप अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 ही तो आएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि हमने इसका नाम बेसिकली कॉमन रेशो रखा हुआ है, राइट। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट आइडिया जो यहीं पर आपको बेसिकली क्लियर हो जाता है कि हमारा कॉमन रेशो का वैल्यू हम रिप्रेजेंट बेसिकली स्मॉल आर से करते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल आर से जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कॉमन रेशो को देते हैं वो आपका जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि जब आप यहाँ पे कॉमन रेशो निकालते हो तो आप क्या करते हो, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के रेशो को यहाँ पे रिपोर्ट करते हो। तो रेशो अगर आपने यहाँ पे 0 रिपोर्ट किया है मतलब आपके यहाँ पे सारे ही टर्म 0 0 0 हो जाएंगे। एंड इस रीजन से आगे जाके जब आप कॉमन रेशो का यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आपको 0/0 मिलेगा, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। सो बस इतना सा ध्यान रखना है हमें कि कॉमन रेशो आपका यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको लेने अलाउड है एक्सेप्ट 0, ऑलराइट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोटिस करो कि अगर तो मेरा यहाँ पे कॉमन रेशो का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो आपको दिख रहा है कि आपके टर्म्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका कॉमन रेशो का वैल्यू 1 से छोटा है, कोई एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है, तो आपके वैल्यूज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, राइट। अच्छा, और उसी के साथ साथ अगर आपके नेगेटिव कोई कॉमन रेशो की वैल्यू आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मिलता है, राइट। सो ये अगर बातें आपके दिमाग में हैं तो आप कुछ कुछ यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं उनको अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, राइट। साथ ही साथ एक छोटा सा रिलेशन जो हमेशा ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर 3 नंबर्स एबीसी आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज व्हाट वी कैन यूज एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दीज 3 नंबर्स। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर ये जीपी में है इसका मतलब क्या है, अगर ये जीपी में है इसका मतलब ये है कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। तो मैं B/A करूंगा चाहे मैं C/B करूंगा, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो आपका इक्वल आना जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी, राइट। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको B² = AC मिलता है, राइट।
सो ये बेसिक आइडिया है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपके जैसे एपी के अंदर हमने यहाँ पे फॉर्मुलेस किए हैं, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस आपको यहाँ पे जनरल टर्म के और जो हमारे सम ऑफ टर्म्स के हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है। स्टार्ट करते हैं हमारे एकदम बेसिक फॉर्मुले से, विच इज जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने जिस तरह से एपी के अंदर देखा है उसी तरीके से हम जीपी के अंदर भी देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर ए माना है और कॉमन रेशियो अगर आपने आर माना है, देन व्हाट इज द जीपी दैट यू एक्चुअली सी, राइट। सो फर्स्ट टर्म तो आपका ए है, अगला टर्म क्रिएट करने के लिए कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, अगला टर्म क्रिएट करने के लिए कॉमन रेशियो एक बार फिर से इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, अगला टर्म क्रिएट करने के लिए कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, अगला टर्म क्रिएट करने के लिए कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, इस तरह से आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ। सो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन डिकोड द जनरल टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो टर्म नंबर 1 है उसके अंदर एक ए है लेकिन आर है ही नहीं। फिर जब आप यहां पे टर्म नंबर 2 की बात करते हैं तो यहां पे ए का वैल्यू तो अभी भी एक ही है ना, ए की पावर 1 है, लेकिन आर की पावर यहां पे अब 1 आ चुकी है। यहां अगर आप देखते हैं टर्म नंबर 3 के अंदर तो ए का पावर तो अभी भी 1 ही है, लेकिन आर की पावर में यहां पे 2 हो चुका है, राइट। सो आप ये नोटिस करो कि जैसे जैसे हम यहाँ पे अपनी टर्म की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, राइट, जैसे मैंने टर्म नंबर 5 अगर डिफाइन किया तो ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो आर जा रहा है उसकी पावर में कितना है, उस टर्म की पोजीशन से एक कम वैल्यू पावर में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि हमने यहाँ पे अपना जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि टीएन जो nth पोजीशन का आपका यहाँ पर टर्म है उसके अंदर हम क्या नोटिस करेंगे कि ए तो रहेगा ही, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ए सबके अंदर है, लेकिन कॉमन रेशियो की पावर में कितना जाएगा, जो भी उसका पोजीशन है उससे एक कम पावर वाला वैल्यू वहां पे जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे T5 के अंदर पावर में 4 गया है, T4 के अंदर 3 गया है, वैसे Tn के अंदर पावर में n-1 जाना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज प्लेन ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेट अस डू फ्यू फॉर्मुलास वन बाय वन एंड देन वी विल पिक अप क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली आपके पास में यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि आप दोनों ही चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, टीएन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस एसएन एज वेल, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में जो आइडिया है दैट इज टू बेसिकली ऐड द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है ना। जहां पर आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ऐसे अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या जनरेट होगा वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम कैसे करेंगे, है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार जो स्टेप ऑफ डेरिवेशन है वो भी देख लेते हैं। सिंपल सा ही है, 2 मिनट लगते हैं इसके अंदर बस, कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड करना चाहता हूँ, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, ठीक है ना, ऐसा करते करते मैं टीएन तक जाना चाहता हूं, मतलब ए आर की पावर n-1 तक जाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। अब यहां पे सम के फॉर्मूले तक अगर जाना चाहते हो तो एक सिंपल सा आपको यहां पर एक काम करना है। आप ऐसा करो कि इस पूरी इक्वेशन में ऐसा करो आर मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आर टाइम्स ऑफ एस एन नजर आएगा, यहां पे ये ए आर बन जाएगा। अब ये क्योंकि ए आर बन गया है तो थोड़ा सिमेट्री दिखाने के लिए मैं इसको एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, ठीक है ना। ए आर को आगे लिख लेते हैं, ये वाला टर्म आर मल्टीप्लाई करके ए आर स्क्वायर बन जाएगा तो उसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक एक स्टेप आगे करके हम यहाँ पे अपने टर्म्स को लिखते जा रहे हैं एंड हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, जो भी ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है। कब? जब मैंने पीछे वाले के अंदर आर मल्टीप्लाई किया है, ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाले के अंदर आर मल्टीप्लाई करके ही तो अगला टर्म आया था, वही चीज यहाँ पे हम नीचे लिखते जा रहे हैं, राइट। और जो आपका लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म आपका यहाँ पे हो जाएगा ए आर की पावर एन के बराबर, राइट। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास में अब 2 इक्वेशंस आई हैं और दोनों करेक्ट इक्वेशंस हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो चलेगा, उससे भी जो हमारी इक्वेशन आएगी वो करेक्ट इक्वेशन निकालना चाहिए। एंड सब्ट्रैक्ट करके फायदा क्या है उसको भी यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने नोटिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते समय एसएन तो कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस आर आपका यहाँ पे है ना, फिर ब्रैकेट में नजर आएगा, राइट। आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसके नीचे क्योंकि डब्बा खाली है और इसके ऊपर क्योंकि डब्बा खाली है, राइट। सो ये चीजें तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनके बीच में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ऊपर नीचे वो करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके कट पिट जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहाँ पर बचेगा कितना ए, एंड वहां से बचेगा आपके इसमें माइनस ऑफ ए आर की पावर एन, ठीक है ना। बस यही है आपका फॉर्मूला। आप यहाँ पे 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, सो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिल जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल के 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। नाउ यू कैन डेफिनेटली फाइट एंड आर्ग्यू कि सर यहाँ पे हमने जो टाइप फॉर्मूला है उसके अंदर तो क्या लिखा है, उसके अंदर तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 लिखा है, जबकि आपने यहाँ पे जो किया है वो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है।
बट ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, है ना। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई किया जा सकता है एंड माइनस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे अपना वही वाला रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। आइडियली वैसे देखा जाए तो आपको बुक्स के अंदर ऐसे 3 फॉर्मुलेस लिखे हुए दिखाई देते हैं, एक ये वाला भी दिखता है, एक वो वाला भी दिखता है और एक ये वाला भी दिखता है, ठीक है ना। ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है अगर आर आपका एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो, ठीक है ना। अगर आर जैसे यहां पर हमने देखा था कि 1/3 जैसा भी कोई नंबर हो सकता है, सो यूजुअली अगर फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है देन वी गो विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी बने नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी बने। अगर आर आपका जैसे 3 है तो बेटर होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें ताकि ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव अपन पॉजिटिव आपको यहाँ पर नजर आएगी। वैसे अगर आपने गलती से 3 वाले केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आ जाएगा, वो भी कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव ही बनने वाला है अल्टीमेटली, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इक्विवेलेंट है, इनको अलग अलग नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, राइट। दैट्स व्हाई रादर देन मेंशनिंग कि ये यूज करना है जब r ग्रेटर देन 1 हो, ये यूज करना है जब r फ्रैक्शनल हो, यहां पर सीधे सीधे बोल दिया कि r अगर 1 नहीं है तो ये यूज करो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना। जो भी होगा प्लस माइनस अपने हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा मैथमेटिकली, राइट। बट डेफिनेटली दिस फॉर्मूला जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है या डिराइव किया है दैट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन r इज इक्वल टू 1। अब r 1 हो सकता है, r को 0 होने से मना है, लेकिन r 1 हो सकता है। लेकिन r अगर 1 हो जाता है देन अगेन आपके पास में जो यहाँ पे सारे टर्म्स बनेंगे उनके बारे में सोच के देखो। r अगर आपका 1 है तो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, सभी a हैं। अगर सभी के सब a हैं तो n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, na के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वैसे भी कोई फॉर्मूले की ऐसा जरूरत नहीं, वो तो हम देख के बता देंगे कि n into a के बराबर इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि आपका यहाँ पे सम का है ना जो रिजल्ट है वो कब आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, राइट, याद रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर कि हमने जब एपी के अंदर फॉर्मुलेस पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमने जनरल टर्म और सम का फॉर्मूला पढ़ के डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे, राइट। लेकिन इसके अंदर एक और वेरिएशन है जिसको हमने पढ़ना चाहिए एंड दैट वेरिएशन इज बेसिकली दिस, जो इनफाइनाइट टर्म्स के सम का भी यहाँ पे हमें एक वैल्यू बताता है, राइट। आप यहाँ पे देखो कि आपके पास में कुछ इस तरह के अगर सीक्वेंसेस हैं जो कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं, कैसे होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि आप बार बार ऐसा लग रहा है कि आप 1/3 मल्टीप्लाई करो इन द सेंस कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। सो अगर आप 3 से डिवाइड करते जाओगे डिवाइड करते जाओगे डिवाइड करते जाओगे तो जब आप यहाँ पे बहुत आगे चले जाओगे तो जो टर्म्स आप धीरे धीरे अब ऐड करते जा रहे हो उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती जा रही है, राइट। तो ऐसा आपको फील होगा कि थोड़े टाइम के बाद में है ना आपके पास में जो सम का वैल्यू वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इफ यू ड्रैग इट अप टू इन्फिनिटी ऑल्सो तो भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन्फिनिटी तक भी जाके आपके पास में क्या आएगा, कोई एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू ही आपकी निकल कर आएगी, ठीक है ना। सो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेनेवर एग्जिस्ट वी कैन डिस्कस सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स एज वेल, ठीक है ना। तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि पहले तो एसएन के फॉर्मूले को ही हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नाउ इफ आई एम सेइंग कि आपका r का वैल्यू कैसा है, r का वैल्यू आपका फ्रैक्शन है इस केस में, ठीक है ना, r का वैल्यू आपका फ्रैक्शन है और आपका जो n है वो इंफिनिटी होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे कितने टर्म्स का सम करना चाहते हो, आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना चाहते हो। तो इसको लिखते समय आप ऐसा भी लिख सकते हो एस इंफिनिटी, राइट। सो अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो बेसिकली टर्म है आपका एक सिंगल टर्म ही बस यहाँ पे हमारा डिस्कशन में आता है विच इज r रेज़ टू n, ये वाला टर्म, ठीक है ना। ये वाला टर्म आप अगर नोटिस करोगे तो क्योंकि फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी बनने वाला है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट विल टेंड टू 0, मतलब ये ऑलमोस्ट 0 हो गया है ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे ही n इंफिनिटी होने की बात होती है वैसे ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो नोटिस भी करो कि आपके पास में लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं 1/2। सो 1/2 अगर मेरे पास में एक नंबर है जो एक फ्रैक्शन है उसकी पावर में अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट से क्या करता हूँ 2 करता हूँ, ठीक है ना, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 1/2 की पावर में अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या होता है 1/4 होता है, राइट। मतलब ये और छोटा हो गया ना। अगर मैं इसी को लेटेस्ट से है ना 1/2 नहीं करके 1/4 करूंगा तो क्या होगा, 1/4 करूंगा तो ये 1/16 हो जाएगा और छोटा हो गया। अगर मैं इसको 1/10 करूंगा मतलब सॉरी पावर में 10 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/1024 हो जाएगा, राइट। सो जैसे जैसे आप यहाँ पे पावर बढ़ाते जा रहे हो डिनोमिनेटर आपका इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उसकी वैल्यू है ना एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बड़े नंबर्स के अंदर देखता हूं तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन आना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है ना। यहीं से हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये एडिशन में, राइट। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि आपने बहुत ही बड़ा वैल्यू कर दिया, लेट से आपने यहाँ पे 100 कर दिया,
तब तो ये डेफिनेटली नेग्लिजिबल फील होना स्टार्ट हो चुका है। 1000 कर दिया तो और भी नेग्लिजिबल हो गया है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि नहीं, आपने तो इन्फिनिटी ही कर दिया है, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर आपने यहाँ पे पावर में डाल दिया है। तब तो डेफिनेटली हम इसको जीरो की तरफ जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन आइडिया कि फ्रैक्शन की पावर में जब भी आपके इसमें इन्फिनिटी जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर जा रहा है, तो वो वाली टर्म आप जीरो के बराबर मान सकते हो। और जैसे आप उसको जीरो के बराबर मानते हो, ये सिंप्लीफाई करके a/1 - r आपका रिजल्ट अल्टीमेटली बन जाएगा, जो आपका फॉर्मूला है ना। तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो आपका फॉर्मूला है, जो आपको याद करना है, वो क्या है, a/1 - r। सिंपल है ये। जब भी इन्फिनिटी टर्म्स का सम आएगा तो एक्चुअली वो रेगुलर कैलकुलेशन के कंपैरिजन में इजी फील होना चाहिए आपको, राइट। ग्रेट। सो आई गेस वी आर डन विद द थियोरेटिकल पार्ट, द इनिशियल थ्योरी पार्ट। बाद में आप प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे, राइट। लेकिन अभी बीच में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस सिंपल आइडिया। एंड यही है आइडिया, बस इससे ज्यादा थ्योरी ही नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज की बात डेफिनेटली अभी होने वाली है, लेकिन अगर आप जीपी की बात करते हो, एपी की बात करते हो, तो इतना सही आपके यहाँ पे फॉर्मुलेस का कलेक्शन है। एंड इनके ऊपर देखो इतने सारे सवाल मैंने आपको दिखाए थे, आपके पूछे जा रहे हैं, राइट। सो सवाल देखो कैसे आ सकते हैं। सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं वैसे तो, है ना, ये बात सही है। सवाल में आपको हर बार कुछ नया फील हो सकता है, इक्वेशंस नई नई यहाँ पर बनते हुए आपको दिख सकती हैं, बट लगभग हैंडल हो जाती हैं चीजें विद मिनिमम प्रैक्टिस, ठीक है ना। इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, काफी सारी चीजें यहां पर बोल दी गई हैं। इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो मतलब हम यहां पे अगर सोचें तो इंक्रीज करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जो अपना आर का वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और पॉजिटिव टर्म्स अगर आपको चाहिए, मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म आप ए डिसाइड कर रहे हो वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, अभी आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या बता रहा है, एक ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है जिसके अंदर ए भी पॉजिटिव है और आर 1 से बड़ा है, राइट। अच्छा, द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म्स इज 70/3। ओके, तो सेकेंड टर्म की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, राइट, T2 की अगर मैं बात करता हूं और फिर यहां पे T6 की बात करता हूं, इनको ऐड करके अगर मेरे पास में 70/3 बन रहा है, सो सेकेंड टर्म कैसे लिखी जाती है, फर्स्ट टर्म के अंदर आर मल्टीप्लीकेशन आएगा, एंड सिक्स्थ टर्म कैसे लिखी जाएगी, ए के अंदर बेसिकली पावर में, आर के अंदर पावर में आएगा, ठीक है ना। ए आर की पावर n-1 बेसिकली फॉर्मूला है। एंड ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको बेसिकली 70/3 के बराबर दिया हुआ है, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव करंटली। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से ए आर कॉमन निकाल सकते हो, बट उसके बाद में आपको रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये अभी डायरेक्टली सॉल्व करने लायक सिचुएशन में तो नहीं लग रहा, राइट। सो इसको ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोल के लिख के रख लेते हैं। अभी क्वेश्चन आगे और भी है, वहां से कुछ नई चीज पता चलेगी शायद। लेट्स लुक एट दैट एज वेल। सो सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 49। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 5, फिफ्थ टर्म, इज इक्वल टू 49। ऑलराइट, सो टर्म नंबर 3 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड टर्म नंबर 5 हो जाएगा आपका ए आर की पावर 4। ये 49 के बराबर है, राइट। सो नाउ इफ यू बेसिकली लुक एट दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। ए स्क्वायर आर की पावर 6 अगर आपका 49 है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड अंडर रूट ले सकते हो। अगर आप ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ए बनेगा, आर की पावर 6 का अंडर रूट करोगे तो आर की पावर 3 बनेगा, एंड यहां पे आपके इसमें 7 बनेगा। आइडियली मैथमेटिकली बनने के लिए हमारे पास में क्या बनना चाहिए, +-7 बनना चाहिए, राइट। लेकिन हमने क्या लिखा है डायरेक्टली, यहां पर हमने डायरेक्टली +7 क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन जो दी हुई है। इन्होंने दिया हुआ है ना कि आपके सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, राइट। तो ए आर क्यूब भी तो वन ऑफ द टर्म्स है। अगर ए आर क्यूब भी वन ऑफ द टर्म्स है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ए आर क्यूब को बेसिकली 7 के बराबर यहां पर इस रीजन से पकड़ के चल रहे हैं। इनफैक्ट दिस ऑल्सो बिकम्स अवर सेकंड इक्वेशन। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और आगे फिर क्या पूछा है, देन द सम ऑफ द 4th, 6th एंड 8th टर्म इज इक्वल टू व्हाट। अगेन मुझे यहाँ पे टर्म्स के ऊपर बात करनी है। क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि ए आर का रिप्लेसमेंट दे दें इसके अंदर। सोचो जरा, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 में क्या कह सकता हूं कि यार ए आर का वैल्यू कितना है, 7/r² के बराबर है। इज दैट राइट। ए आर का जो वैल्यू है, वहां से आर स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाओ, ए आर का वैल्यू 7/r² है, और अंदर मल्टीप्लीकेशन में फर्दर 1 + r की पावर 4 है, और ये आपका 70/3 के बराबर जा रहा है, ठीक है ना। सो बढ़िया हो गया, यहां से आपका कैंसिलेशन भी नजर आ रहा है, यहां से 70 जो है कैंसिल होकर 10 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट एट दिस पॉइंट, यहां से आ जाएगा 3 इस तरफ, r² चला जाएगा उस तरफ। सो 3 + 3r की पावर 4 इज सेम एज 10r की पावर 2,
राइट। सो ये हो जाएगा 3r⁴ माइनस 10r² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काफी इजीली यहां पर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, एंड यहां से हमारे आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अगर आप यहां पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हो तो यहां से सॉरी यहां पर क्या लिखना चाहिए था, मैंने r⁴ लिखना चाहिए था, राइट। हाँ, अगर आप यहां से देखते हैं तो 3r² कॉमन निकलेगा, 3r² कॉमन निकलेगा और अंदर आपके पास में यहां पर बचने वाला है r² माइनस 3। एंड सिमिलरली यहां से आपका -1 कॉमन निकलेगा एंड अगेन आपके पास में बचेगा r² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो r² माइनस 3 एंड देन 3r² माइनस 1 इक्वल टू 0 आपके इसमें इस तरह से फैक्टराइजेशन अगर कंप्लीट हुआ है तो r² के दो वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पे 3 है और एक आपका 1/3। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि r हमारा कैसा एक्सपेक्टेड है, इंक्रीजिंग है, इसलिए r हमारा ग्रेटर देन 1 एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। सो r ग्रेटर देन 1 क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए r² की वैल्यू 3 हम यहाँ पे पिक करेंगे और इसको हम बेसिकली रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। r² की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे 3 आ चुकी है, मतलब r आ चुका है, आप यहाँ पे a भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके उसमें r आ चुका है तो आप यहाँ से a की कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसे सवालों में बिफोर यू गो ऑन विथ कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ r एंड a, आपने ये जरूर देख लेना चाहिए कि उन्होंने अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता हूं तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 6 एंड टर्म नंबर 8, है ना, ये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। सो टर्म नंबर 4 दिखता कैसे है, AR³ के जैसे दिखता है, ये AR⁵ जैसा दिखता है और ये AR⁷ जैसा दिखता है, ठीक है ना। ये अगर मुझे कैलकुलेट करके बताना है तो अगर हम यहां से AR³ कॉमन निकालेंगे तो आपके इसमें 1 प्लस r² प्लस r⁴ बचेगा एंड दैट इज द रीजन कि आपको एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ भी है ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप AR³ की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 7 डाल सकते हो एंड r² की वैल्यू जो 3 है वही यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, है ना। सो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, राइट। सो 13 टाइम्स ऑफ 7 मतलब 91 आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। 91 मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। इस तरह के आपके यहाँ पर सवाल जो है जेई के अंदर पूछे जाते हैं। सो आपको यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अच्छी तरीके से यूज करते आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन एंड नाउ दिस अगेन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दिखाया भी था कि मिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एपी जीपी भी आपका यहाँ पर एक काफी अच्छा पैटर्न बनाता है जिसके ऊपर सवाल भी आपके जेई में पूछे जा रहे हैं, राइट। लेकिन अब दोनों ही सिंपल टॉपिक है, मर्ज भी कर दोगे तो कितना ही डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा। देखो यहाँ पर सवाल क्या है, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स 2p एंड q where q is not equal to 2 of a GP be respectively the 7th, 8th and 13th term of an AP, right? So terms तो वही हैं 2p and q। अब 2p and q क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं GP के। अब अगर ये GP के टर्म्स हैं 2p and q, अगर ये आपका GP है तो 3 टर्म्स जब भी आपके जीपी में आपको नजर आते हैं, इतना तो हम लिख ही पाएंगे कि p² का वैल्यू आपका 2q के बराबर होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम दैट वी कैन राइट। लेकिन अब इन टर्म्स में खास बात क्या है कि अगर हम यहां पे अब एपी की बात करना स्टार्ट करें, राइट, सो किसी तो एपी की अगर बात चल रही है तो मुझे मानना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि मैं आगे अदरवाइज फॉर्मुलेस कैसे लिखूंगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जिस एपी की बात चल रही है उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका 7th टर्म क्या होगा, a+6d होगा। उसका 8th टर्म क्या होगा, तो वो a+7d होगा। और उसका 13th टर्म क्या होगा, तो वो a+12d होगा, राइट। ये एपी के फॉर्मे से हमारे, लेकिन वैल्यूज क्या हैं, यही सेम जो 3 टर्म्स हैं उनकी ही बात चल रही है, मतलब ये 2 के बराबर होगा, ये p के बराबर होगा, ये आपका q के बराबर होगा, राइट। सो यहां से हमारी a d p q में फर्दर इक्वेशंस बनना स्टार्ट हो रही हैं एंड नाउ हमें कुछ करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे किया जाए, इनको सॉल्व कैसे किया जाए, जरा सोचो। एक काम हम यहां पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एटलीस्ट a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका जो d का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका p-2 के बराबर। और वैसे अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां से आपका 5d का वैल्यू आ जाएगा ना, यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5d आएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा q-p के बराबर। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस भी आपके यहां पे ट्रू इक्वेशंस है तो हम चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम क्या करें,
हम डी को एलिमिनेट करके पी और क्यू में और एक इक्वेशन बना लें, समझ रहे हो? तो ऐसे करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं और डी की वैल्यू p माइनस 2 डाल के यहां पे इक्वेशन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना? सो 5 टाइम्स ऑफ कितना हो गया? 5 टाइम्स ऑफ p माइनस 2, ये हो गया है आपका q माइनस p के बराबर। मतलब यहां से आएगा 5p, इस तरफ अगर मैं भेजता हूं तो ये हो जाएगा आपका 6p। तो 6p माइनस 10 ये आ गया है आपका q के बराबर, राइट? सो अब ये हमारे लिए काफी कन्वीनियंट सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास में p और q में ये एक इक्वेशन है और p और q में ये भी एक इक्वेशन है, राइट? मतलब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल यहां से हम पिक करके अब सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो नंबरिंग भी कर लो, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना? तो यूजिंग 1 एंड 2 आपके पास में यहां पे आ जाएगा 6p माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? q, और q का वैल्यू कितना है? p स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 12p माइनस 20 इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो p स्क्वायर के साथ में आपका माइनस ऑफ 12p एंड माइनस प्लस 20 अगर जाता है, सो दिस अगेन इज प्रीटी इजी टू सी कि ये फैक्टराइज कैसे हो रहा है, राइट? ये आपका फैक्टराइज हो रहा है बेसिकली p माइनस 2 इंटू p माइनस 10 की मदद से, राइट? सो p के दो आंसर्स बेसिकली यहां से हमें मिल रहे हैं। p का वैल्यू या तो आप 2 ले सकते हो या फिर p का वैल्यू आप 10 ले सकते हो, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे बेसिकली किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे? हम यहाँ पे p इक्वल टू 2 को एलिमिनेट करना चाहेंगे, है ना? सोचो जरा क्यों p इक्वल टू 2 को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, p इक्वल टू 10 को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है कि आपका q का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर ये सोचो कि अगर आप एक जीपी की बात कर रहे हो, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म भी अगर 2 हो जाए, मतलब कॉमन रेशियो 1 हो गया, तो थर्ड टर्म भी आपका क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म भी आपका 2 ही हो जाएगा, लेकिन वो तो अलाउड नहीं है, राइट? सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे p इक्वल टू 2 को, है ना, यहां से एलिमिनेट करते हैं। सिंस q इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, दैट इज द रीजन। एंड नाउ इफ वी हैव p का वैल्यू इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके डिफाइन कर पाएंगे, ऑलराइट? नाउ दिस इज अगेन प्रीटी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप यहाँ पे एक बार अगर p का वैल्यू जान लेते हैं 10 के बराबर, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? q का वैल्यू आपका हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है? अगर p और q आपके पास आ चुके हैं, तो क्या आप निकाल सकते हैं यहां पे a और d का वैल्यू, ठीक है ना? आई थिंक ये वाला इक्वेशन ठीक बैठ रहा है। ये वाले इक्वेशन में अगर आप यहां पे p का वैल्यू 10 डालते हैं, तो d का वैल्यू सीधे सीधे आपका 8 आ जाता है, और d का वैल्यू अगर आपका 8 आ गया है, देन आई गेस यहां पे डालना ठीक है ना? अगर आपका यहाँ पे 48 बन के उस तरफ जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 46। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 46 के बराबर, ठीक है ना? सो अगर आपको ab का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है, राइट? आपको अगर यहाँ पे gp के दो टर्म्स पता चल चुके हैं, मतलब आपको कॉमन रेशो भी पता चल चुका है, ठीक है ना? वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉमन रेशो कितना है इसका? कॉमन रेशो इसका 5 के बराबर है। ये चीज एक बार रियलाइज करो, कॉमन रेशो, राइट? p और q आपके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका कॉमन रेशो 5 के बराबर आ रहा है, राइट? एंड फर्स्ट टर्म तो आपका कितना है? फर्स्ट टर्म जीपी का आपका यहाँ पे 2 के बराबर है। सो जीपी भी कंप्लीटली अब हमें नोन है एंड एपी भी हमें कंप्लीटली नोन है। सो वी कैन बेसिकली गो अहेड एंड सी कि फाइनली उसने पूछा क्या है? इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज द nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना? ओके, यहीं पर कर लेते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ डिस्कशन इज समथिंग लाइक दिस कि फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा? a मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज सेम एज nth टर्म ऑफ एपी। तो n क्या होना चाहिए ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? सो जीपी का फिफ्थ टर्म लिखने के लिए फर्स्ट टर्म आ गया है हमारे पास में इक्वल टू 2, कॉमन रेशो आ गया है 5 एंड उसके पावर में जाएगा यहां पर फिफ्थ टर्म है इसलिए 4। राइट हैंड साइड में जो nth टर्म आपके एपी का होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a का वैल्यू आ गया है माइनस 46 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया है 8। बस इसी चीज को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर निकाल के बताना है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कितना हो जाएगा? 625 का भी डबल हो जाएगा, तो 1250 के अंदर आपका यहाँ पे 46 ऐड होगा एंड उसके बाद में 8 से डिवीजन होगा, ठीक है ना? सो व्हाट इज दैट क्वांटिटी? लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दैट। 625 एंड देन इसके अंदर हमें क्या चाहिए? 46 चाहिए एंड इसको डिवाइड करना है 8 से। 162
और 162 n-1 की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, मतलब n का वैल्यू आपका हो जाएगा 163 के बराबर, राइट। सो इट इज जस्ट अबाउट मेकिंग दीज स्मॉल स्टेप्स एंड कैलकुलेशंस। 163 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। डन है? सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका यहाँ पर जो है एपी जीपी अगर मिक्स भी हो जाता है, ठीक है ना, तो फॉर्मुले तो दोनों के ही यहाँ पर सिंपल है, उनको आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस टाइम वी आर एबल टू सी इंफिनिटी इन द पिक्चर, राइट। इंफिनिटी कहीं ना कहीं आपके डिस्कशन में आ रहा है, राइट। सो जैसे आपका इंफिनिटी डिस्कशन में आ रहा है वैसे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अच्छा ये बेसिकली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, वो सारे के सारे जो आपके टर्म्स है वो जीपी में है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ पे डिकोड कर पाएंगे कि इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 के बराबर है, एंड जो आपका कॉमन रेशो है वो भी 1/3 के ही बराबर है ना। आपने 1/3 के अंदर एक बार फिर से 1/3 मल्टीप्लाई किया तभी आया है, इसके अंदर फिर से 1/3 मल्टीप्लाई किया तभी ये आया है, ठीक है ना। सो जो भी चीज हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका कॉमन रेशो होता है। सो अगर मुझे ए और आर पता है तो मैं क्या यहाँ पे इसकी मदद से एस इंफिनिटी निकाल सकता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r। a/1 - r अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है आपके पास में 1/2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके आपके पास में 1/2 आने वाला है, एंड एज सुन एज यू डू दैट, इतना सा ही काम यहाँ पे जीपी का था। बाकी आपका आगे अब जो भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको नजर आ रही है दैट इज लॉग का प्रॉब्लम, वो सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम नहीं है ना। पहली बात तो ये डिकोड करो, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहां है अगर बाय चांस प्रॉब्लम है तो। सो प्रॉब्लम यहां तो नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको काफी इजीली कंप्रेस करके सिंप्लीफाई करके लिख भी दिया है। इतना सा ही कैलकुलेशन हमें करना पड़ा इस पर्टिकुलर जीपी के आइडिया को यूज करते समय। अब जब भी आपके इसमें यहाँ पे इस तरह का कोई क्वांटिटी होता है कि यार नंबर की पावर में लॉग दे दिया, तो हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर सेम हो जाए तो फिर ये सिंप्लीफाई इजीली हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है 5/2, ये 5/2, तो ये भी 5/2 की जैसा कुछ है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पॉइंट यहां कर लें अलग से। आपका यहां पर जो बेसिकली 0.16 है वो क्या है, बेसिकली 16/100 है। मतलब क्या है बेसिकली, अगर मैं 4 से कैंसिल कर रहा हूं तो 4/25 है। 4/25 मतलब क्या है, ये 2/5 का स्क्वायर है। और अगर मैं इसको 5/2 के नजर से देखना चाहता हूं तो देख सकता हूं, मैं इसको 5/2 की पावर में -2 बोल सकता हूं, ठीक है ना। सो ये छोटा सा जो यहाँ पे ट्रांजिशन है वो यहाँ पे करा लेते हैं। इसको बोलते हैं कि यार ये 5/2 की पावर में -2 है, एंड उसकी पावर में आपको यहाँ पे लॉग जिसके बेस में फिर से 5/2 है उसके अंदर 1/2 नजर आ रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे, जो आपका -2 है ये, क्योंकि लॉग के मल्टीप्लीकेशन में इसलिए ये पावर के ऊपर भेजा जा सकता है, ठीक है ना। सो जैसे ही आप ये काम करते हो आपको दिखाई देगा 5/2 की पावर में लॉग लिखा है जिसके बेस में भी 5/2 है, और अब ये -2 पावर जब 1/2 को मिलेगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज आपकी सेम आती हैं, ये जो नंबर है यही आपका फाइनल रिजल्ट भी बन जाता है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द रिजल्ट, लॉग का अगर बाय चांस रिजल्ट याद नहीं आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ है कि a की पावर में लॉग ऑफ बेस में a और यहां पे कोई नंबर n, जब भी ऐसा आपके इसमें अरेंजमेंट होता है, यहां पे a है और यहां पर भी a है, तो सब कुछ सिंप्लीफाई होकर आपके पास में बस n रह जाता है, राइट। वही काम हमने यहां पर किया है, सब कुछ सिंप्लीफाई करके 4 आपका यहां पर रह गया है, राइट। सो थोड़ा सा यहां पर लॉग इन्वॉल्व था, बट अदरवाइज जीपी का कॉन्सेप्ट तो काफी ईजी था। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके फिर से जीपी का ही है, लेकिन देखने में यहां पर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है ना। स्पेशली अगर आपको यहां पे सिग्मा देख के थोड़ा सा यहां पर अगर डिस्कंफर्ट होता है देन दिस क्वेश्चन डेफिनेटली शुड बी सॉल्व बाय यू, ठीक है ना। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा पॉज करके इसको जो है एक बार एनालाइज करके देख सकते हो कि बन क्या रहा है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट दैट इज व्हाट आई वांट एवरीवन टू फील कि यार जस्ट बिकॉज सिग्मा के फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ है इसलिए चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं हो जाती हैं, ठीक है ना। जब भी हमें यहाँ पे सिग्मा देख के एकदम से क्लैरिटी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको एक एक करके ओपन करके देखते हैं कि यार n = 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है ना। दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ बेसिकली एनालाइजिंग सिग्मा, अगर आपको सिग्मा देख के समझ में नहीं आ रहा है तो, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे a देख रहा हूं कि सिग्मा के फॉर्मेट में दिया हुआ है कोई क्वांटिटी एंड आई एम नॉट एबल टू रियलाइज कि यार ये एग्जैक्टली क्या है, सो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड बेसिकली स्टार्ट पुटिंग इन 1 2 3 1 by 1, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, -1 की पावर में जब 1 जाएगा तो यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर होने की वजह से यहाँ पर ये -1 बनेगा, एंड इसलिए यहाँ पे ये 3 - 1 करके 2 बनेगा,
और 2 की पावर में कितना आने वाला है, n मतलब 1 जो हमने लेके रखा है। सो सबसे पहले जब मैंने 1 डाला तो 1/2 की पावर में 1 बना, लेकिन जब मैं 2 डालूंगा तो यहां पे ये इवन पावर बनेगी। इवन पावर बनी इसका मतलब क्या है, इवन पावर बनी इसका मतलब बेसिकली यहां पे ये +1 हो जाएगा। सो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। अगर 3 + 1 आपका 4 हो गया है तो ये 4 की पावर में 2 बनेगा, क्योंकि n का वैल्यू हमने 2 लेके रखा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग बन गया, तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं 1/4 की पावर में 2। फिर अगर मैं यहाँ पे 3 नेक्स्ट टर्म अगर यहाँ पे इनपुट में डालता हूँ 3, सो क्या हो जाएगा, 3 फिर से आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ पर फिर से -1 बनेगा और यहाँ पे 3 - 1 करके 2 बनेगा और 2 की पावर में फिर आपको यहाँ पे 3 नजर आएगा, राइट। अब ये 2 के जैसा मैच कर रहा है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 की पावर में 3 आ रहा है। अगेन अगर मैं 4 इनपुट के डालने की सोचता हूं तो 4 इनपुट डालूंगा तो ये +1 बनेगा, तो ये 4 बनेगा, 4 की पावर में 4 बनेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे 4 की पावर में 4 बन रहा है, नीचे वाले के साथ में ज्यादा मैच कर रहा है तो उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब भी आपके इसमें ऑड वैल्यू आ रही है तो ये ब्रैकेट 2 बनेगा, इवन वैल्यू आ रही है तो आपका ब्रैकेट 4 बनेगा, राइट। मतलब अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 1/2 की पावर 5 ऊपर जाएगा, एंड देन अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 1/4 की पावर 6 नीचे आएगा और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमें इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब क्या है, ऊपर वाला सीरीज भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे वाला सीरीज भी आपका अलग से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। ऐसे दो अलग अलग सीक्वेंसेस में हमने क्या कर लिया है, इसी एक सिंगल सिग्मा को ब्रेक कर लिया है, राइट। क्योंकि इंडिविजुअली जब मैं यहां पर देखता हूं तो ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे सिंपल जीपी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है एंड कॉमन रेशो 1/4 है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है ना। आपने यहां से यहां तक आने के लिए 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां तक आने के लिए 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 आपने इस्तेमाल किया है। सो मैंने क्या किया, a/1 - r जो हमारा जीपी का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। ए की वैल्यू अलग से कहीं लिखूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो मैंने लिख के बताई थी कि ए क्या है, आर क्या है, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया था। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। a/1 - r सिंपल सा है, राइट। ये बेसिकली क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है उसका रिजल्ट आ गया। तो इन्फिनिटी तक जब चीजें जाती है तो एक्चुअली इजी होता है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है ना। फिर क्या है, प्लस ये एक और ब्रैकेट आपका इसमें जा रहा है, राइट। सो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो 1/16 है, और नीचे अगर आप यहां पे देखते हो तो कॉमन रेशो 1 - कॉमन रेशो भी क्या है, 1/16 ही है। यहां से यहां तक आने के लिए आपने 1/4 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां तक जाने के लिए 1/4 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 1/16 ही आपका चल रहा है, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर आप यहां पे अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 2/3 एंड यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1/15। एंड नाउ इफ यू हैव टू ऐड दिस, तो ऐड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे 15 बन जाए, तो ये 11/15 आपका वैल्यू आ रहा है, राइट। सो 11/15 क्या बन गया है, आपके ए का आंसर आ गया है। कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, है ना, सिंपल ही है। और ऐसे ही हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, बी का कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं। एंड नाउ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग बी, मुझे लगता है कि आपको और भी ज्यादा कन्वीनियंस अब यहां पे फील होगा, क्योंकि काफी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, डिफरेंस क्या है कि अब यहां पे ऊपर भी -1 की पावर n इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब -1 की पावर n अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो जब जब ऑड क्वांटिटी आ रही होगी तब तब न्यूमरेटर में -1 आएगा। जब जब n का वैल्यू ऑड होगा तब तब न्यूमरेटर में -1 आएगा, और ये वही वाला सिचुएशन है जहां पे डिनोमिनेटर में 2 बनेगा। जब 4 बनेगा डिनोमिनेटर में इवन इनपुट पे, तो न्यूमरेटर में फिर से +1 ही बनने वाला है, क्योंकि -1 की पावर n फिर से आपका क्या हो जाएगा, +1 बनेगा इवन के केस में, राइट। सो अगर मैं यहां पे डिफरेंस इमेजिन करूं तो मैं सोच पा रहा हूं कि ये जो आपका ब्रैकेट है ना ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन सब जगह -1 लिखना चाहिए हमने, और ये जो ब्रैकेट है तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। 2 अगर मैं यहां पे डालूं या 2 में यहां पे डालूं, देखो सेम चीज बननी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे और यहां पे डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर भी आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि 2 डालने पे ये भी 1 बनेगा, ये पहले से 1 है, राइट। सो इवन इनपुट डालने पे जो ब्रैकेट आपको मिल रहा है वो तो चेंज होने ही नहीं वाला। ऑड इनपुट डालने पे जो ब्रैकेट बन रहा है उसके अंदर बस न्यूमरेटर में -1 आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अगर सबके अंदर -1 है तो क्या मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, और अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो यही वाला ब्रैकेट बनेगा जिसका एडिशन कितना आया है, 2/3 के बराबर आया है, राइट। और फिर हम यहां पर कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला ब्रैकेट जिसका एडिशन 1/15 आया है उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, तो उसको डायरेक्टली पिक कर लेते हैं। दैट्स हाउ आई वाज इंटेंडिंग टू से कि भाई आपका यहां पे बी का कैलकुलेशन आपको और इजी लगेगा। लेकिन हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है जो हमने यहां पर यूज किया। अगर आप पूरा पूरा लिख भी लोगे तो भी यहां पे कोई बहुत ज्यादा आपके स्टेप्स नहीं बढ़ने वाले हैं। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आप करते हो फिर से वही काम 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ोगे, सो -9/15 यहां पर आपको मिलेगा। बस आपने क्या कर लिया, ए और बी निकाल लिया है। अब आपको a/b का वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है ना। देयरफॉर a/b कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा आपका बेसिकली 11/15,
-9, या इसी को कह सकते हैं -11/9, है ना। -11/9 मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बन रहा है। ओके, सो ये सभी पैटर्न के जो आपके सवाल हैं ये जीपी के ही हैं, ठीक है ना। आगे चल के हम यहाँ पे ऐसे भी बड़े बड़े सीक्वेंसेस देखेंगे जिसके अंदर हमें, है ना, सम करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर आपको जीपी प्लेन नहीं मिलेगी, एपी प्लेन नहीं मिलेगी। वहाँ पर हमें कुछ अलग अलग आइडियाज़ यूज़ करने पड़ेंगे, या तो सिग्मा वाले आइडियाज़ यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर हमें टेलीस्कोपिंग सीरीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वॉज नॉट दैट, राइट। तो केवल सिग्मा देख के उसी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट नहीं करना है जो मिसलेनियस सीक्वेंसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एपी जीपी में भी आपके इस तरह के सवाल सिग्मा वाले पूछे जा सकते हैं। एंड नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन जहां पर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी अगेन काफी सिमिलर आपको फील होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के साथ में, ठीक है ना। जैसे पहला प्रॉपर्टी आप यहां पर देखो क्या है कि कंसिडरिंग नंबर्स इन जीपी। अगर मुझे नंबर्स कंसिडर करने हैं जीपी में तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ फायदा मुझे हो, राइट। अगर मैं खुद ही अगर यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ नंबर्स, तो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको 3 नंबर्स कंसिडर करना है तो हमेशा यहां पे बीच में एक ए लेकर ए आर और ए बाय आर लेने से फायदा होता है। जैसे एपी के अंदर ए के साथ में ए प्लस डी, ए माइनस डी लेने से फायदा होता है, हमने इस तरह के सवाल किए हैं, ठीक है ना। वैसे यहां पे ए बाय आर, ए और ए आर लेने से फायदा होगा, क्योंकि यहां पर यूजुअली दिया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की 3 टर्म्स आप जीपी में मानो, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको कोई क्वांटिटी के बराबर दिया हुआ है। तो उस केस में क्या है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने सिमेट्रिकली यहां पर टर्म्स जनरेट किए हैं, ठीक है ना। यही सिमेट्री आप बेसिकली 5 टर्म्स के लिए भी लेके आगे बढ़ सकते हो। ए आर स्क्वायर कर लिया, यहां पर आपने ए बाय आर और ए बाय आर स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। सो अगर आपके पास में यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर आपको 3 टर्म्स कंसिडर करने हैं, आपको 5 टर्म्स कंसिडर करने हैं, तो बीच में एक और रख कर आप ये काम करते हो, है ना, कि यार सिमेट्रिकली ग्रो करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करने का यहाँ पे कोई स्कोप है, वैसा कोई सवाल आपके पास में अगर आता है, लेटर से 4 टर्म्स कंसिडर करना है, देन आप सेंटर में ए को मत रखो, सेंटर में आप ए बाय आर और ए को रखो, सेंटर में ए बाय आर और ए आर को रखो, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप यहाँ पे इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की तरह मानना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके हो कि मतलब कॉमन रेशियो आपका आर स्क्वायर है, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए आपको आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कॉमन रेशियो अगर आपका आर स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ए आर क्यूब एंड आर स्क्वायर से डिवाइड करके ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। सो दीज आर द 4 नंबर्स जो आप यहाँ पे जीपी में मान सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। सो इस तरह से आपके यहाँ पे जो है कंसिडरेशंस आते हैं। 6 के लिए फिर से क्या करोगे, ए आर की पावर 5 भी ले लोगे एंड देन ए बाय आर की पावर 5 भी ले लोगे, अगर 6 नंबर्स आपको कंसिडर करने हैं तो, राइट। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पर ये फिर से आपकी काफी सिमिलर प्रॉपर्टी है एपी के, कि द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो अगर मैं यहाँ पे अपनी जीपी इन जनरल मानना चाहता हूं तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी जीपी के टर्म्स को मानते हैं, ये सुनो कि हम एक एक करके इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आर बढ़ाते जा रहे हैं। कहां तक बढ़ाना है, चलो यहां तक बढ़ा दिया, बहुत हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे टर्म्स हमने यहां पे अभी लिख लिए हैं, राइट। सो अगर मैं इक्विडिस्टेंट टर्म्स की बात करता हूं, मैं तो रैंडमली कहीं पर भी जाकर रुका हूं, ऐसे तो मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि मैं इतने ही टर्म्स लिखूंगा, ठीक है ना। बट तब भी आप यहाँ पर देखो इक्विडिस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे लेट अस से फर्स्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, है ना, अगर देखता हूं और इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखता हूं कि कितना आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर में 8। और अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, ये भी ए स्क्वायर आर की पावर 8 ही आता है। अगर आप थर्ड और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगर आप थर्ड और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट ए स्क्वायर आर की पावर 8 विच इज एक्जैक्टली सेम एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, इनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर ही वैल्यू बार बार मिलती है, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड और रेज्ड टू द सेम नॉन जीरो पावर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी, है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास में कोई एक ऑलरेडी सीक्वेंस है, लेट अस से ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है ना, इस तरह से आपके इसमें एक जीपी है। अगर आप इस जीपी के साथ में क्या करते हो, कुछ मल्टीप्लाई कर दो, लेट अस से आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इंटू आर, 2a इंटू आर स्क्वायर, 2a इंटू आर क्यूब, तो ये भी तो जीपी ही है। आपने बस फर्स्ट टर्म यहां पर ऐसा मान लो कि आपने a की जगह 2a ले लिया है,
बट अल्टीमेटली जीपी के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि आप एक ही कांस्टेंट बार बार मल्टीप्लाई करते हो, वो तो अभी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। जैसे डिवीजन के लिए बताया, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया, वही डिवीजन के लिए भी ट्रू है। और अगर आप पावर रेस करना चाहते हो 2 से, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप 2 से पावर रेस करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर, है कि नहीं। इस तरह के आपके यहाँ पे नंबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। a स्क्वायर r की पावर 4, a स्क्वायर r की पावर 6, और ये आगे तक जाएगा। सो क्या यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या चेंज किया है, आपने पावर रेस किया है, लेकिन उससे क्या हुआ है, जीबी तो अभी भी है आपका फर्स्ट टर्म, लेकिन a स्क्वायर हो चुका है, और आपका जो कॉमन रेशो है वो भी r स्क्वायर हो चुका है। बट दैट्स फाइन, ये वैसे भी कोई नहीं बोल रहा कि नहीं सब कुछ सेम रहना चाहिए, नहीं, ये बोल रहा है कि पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर पहले आपने जीपी से स्टार्ट किया है तो ये काम करके भी आपको जो मिलेगा वो एक जीपी ही मिलेगा, इस बारे में आप गारंटी ले सकते हैं, राइट। ओके, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके इसमें 2 अलग अलग जीपीज हैं और उनको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नया सीक्वेंस आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, वो भी क्या होगा, एक जीपी ही होगा। अगेन अ वेरी सिंपल आइडिया, आप एक बार करके देखो। अगर मेरे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 है और उसके साथ में मेरा कॉमन रेशो r1 है, ठीक है ना, तो a1 के बाद में a1 r1 है ना, उसके बाद में आपका a1 r1 स्क्वायर, a1 r1 क्यूब, इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बनेगा। और वैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं b1 आपका अगर फर्स्ट टर्म है और r2 अगर आपका कॉमन रेशो है, सो b1 r2, उसके बाद में b1 r2 स्क्वायर, b1 r2 क्यूब, इस तरह से आपके सारे टर्म्स बनने वाले हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फर्स्ट टर्म ए बी हो जाएगा और कॉमन रेशो r1 इंटू r2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है, ठीक है ना। कॉमन रेशो आपका कितना हो जाएगा, r1 इंटू r2 के बराबर हो जाएगा। दोनों को बस मल्टीप्लाई करके देखो, इमेजिन कर पा रहे हो। फर्स्ट टर्म आएगा a1 b1, दूसरा टर्म आएगा a1 b1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में r1 r2, यहाँ पे a1 b1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में r1 r2 का स्क्वायर, यहाँ पे a1 b1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में r1 r2 का क्यूब, है ना। तो मतलब बिल्कुल सही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि यार रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनता है वो फिर से आपका एक बेसिकली जीपी ही बन रहा होता है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी, वन ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टीज दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ इज दिस, कि अगर आपके पास में कुछ नंबर्स है जो जीपी में है और अगर आप उनके लॉग की बात करते हो, तो लॉग लेने पे जो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिलती है वो किस में मिलेगी, वो एपी में मिलेगी, ठीक है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेट से हमने यहाँ पे 3 नंबर्स कंसिडर किए हैं, ए आर स्क्वायर, क्या ये जीपी में है, डेफिनेटली है। अगर मैं इनका लॉग ले लेता हूं तो यहां पर बनेगा लॉग ऑफ ए, यहां पे बनेगा लॉग ऑफ ए आर, और यहां पर बनेगा लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी से करता हूं तो इसको मैं log ऑफ a प्लस log ऑफ r ऐसा अलग अलग कर सकता हूं। इसको मैं यहां पे log ऑफ a प्लस log ऑफ r स्क्वायर कर सकता हूं, और r स्क्वायर का जो 2 है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, राइट। सो क्या यहां पर आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर आप यहां पे log a मानते हो और कॉमन डिफरेंस अगर आप यहां पे log r मानते हो, तो उस नजर से देखा जाए तो ये क्या बन चुका है, ये आपका एक एपी बन चुका है, जिसका फर्स्ट टर्म log a है एंड log ऑफ r आपका कॉमन डिफरेंस है। यहां से यहां तक आने के लिए आपने log ऑफ r ऐड किया, यहां से यहां तक आने के लिए भी आपने log ऑफ r ऐड किया है, राइट। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टी बेस्ड आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, उसको हम यहां पे एक बार अटेम्प्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 consecutive terms of a GP is 5 and 2. If 4 is added to each of the first and the second terms, then 3 terms are now in AP, है ना। थोड़ा एपीजीपी का कॉम्बिनेशन भी आ गया इसके अंदर। एंड आपकी प्रॉपर्टी की बात है क्योंकि यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपने खुद से मानने चाहिए, राइट। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे मानते हैं हम यहाँ पे, a बाय आर, a एंड ए आर जैसे मानते हैं। अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा कितना, इनका प्रोडक्ट तो a क्यूब के बराबर आएगा, दिया हुआ कितना है 5 and 2 दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ये हमें सीधे सीधे पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, मतलब वन ऑफ द टर्म्स हमें यहां पर अब पता है, 8 इज वन ऑफ द टर्म्स, राइट। सो 8 बाय आर, 8 एंड 8 आर, इस तरह से हम यहां पे अपने तीनों नंबर्स अभी मान रहे हैं। लेकिन अब आगे हमने यहां पर क्या किया है, नाउ वी हैव मेड सम चेंजेस। नाउ वी आर सेइंग कि हमने यहां पे जो पहला टर्म है 8 बाय आर, उसके अंदर 4 ऐड किया है, एंड जो सेकंड टर्म है 8, उसके अंदर भी हमने 4 ऐड किया है। और ऐसा करने पर a की वैल्यू तो ऑलरेडी 8 निकल चुकी है ना, दैट इज द बेनिफिट ऑफ बेसिकली कंसीडरिंग नंबर्स एज a बाय आर, a एंड a r, ठीक है ना। ताकि आपको एक आधा वेरिएबल ही पता चल जाता है तो आपको यहाँ पे है ना अगली स्टेप इजीली लिखते आती है, राइट। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, 4 ऐड किया है, ठीक है ना। 4 ऐड किया है तो यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया। ये क्या बन चुका है, ये एपी बन चुका है इनके हिसाब से। अब अगर ये सीक्वेंस आपका एपी है
देन बीच वाले का डबल करके वही काम करेंगे जो एपी में करते हैं, नया तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। सो बीच वाले का डबल करके आपके पास में आसपास वाले के सम के बराबर वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया। आप यहां पे 4 को उस तरफ भेज सकते हैं एंड देन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। 4 अगर आपका उस तरफ जा रहा है तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 20, ठीक है ना। 20 के साथ में आपका यहाँ पे 8/r एंड देन 8r है, 4 से कैंसिलेशन हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट कितना, 2r प्लस 2/r इज इक्वल टू 5, है ना, ये मिलेगा। ओके, किसे 4 से कैंसिलेशन हो गया। अब यहाँ पे जो है एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 2r स्क्वायर माइनस 5r एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब फिर से फैक्टराइजेशन आपका इजी है। यहाँ पे 4r एंड r के साथ में आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ से आपका 2r कॉमन आएगा, यहाँ से आपका -1 कॉमन आएगा एंड देन r - 2 के साथ में फैक्टराइजेशन करके r के दो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास में आते हैं, 1 या फिर 1/2 या फिर 2। 1/2 या फिर 2 आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप अगर लेट से 2 इस्तेमाल करते हो तो आपके यहाँ पर नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, है ना। ऑलरेडी हम यहाँ पे 8 कंक्लूड कर चुके हैं। सो ये बीच वाला तो 8 है, 2 मल्टीप्लाई करके ये 16 हो जाएगा, 2 डिवाइड करके ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1/2 लेते हो तो इधर वाला 4 हो जाएगा और इधर वाला 16 हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो ओरिजिनल 3 नंबर्स हैं वो आपके 3 नंबर्स किसी भी ऑर्डर में अगर अलाउड हैं तो आप यहाँ पे r की वैल्यू हाफ भी ले सकते हो, r की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ओरिजिनल 3 नंबर्स क्या है, ओरिजिनल 3 टर्म्स जो हमारे पास में थे वो क्या क्या आ जाएंगे आपके पास में, वो 4, 8 एंड 16 आ जाएंगे। और अगर ये 4, 8 और 16 आ रहे हैं तो इनका जो सम है कितना आ जाएगा, ओरिजिनल 3 नंबर्स का जो सम है वो आपका 28 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो 28 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर थॉट था, बाकी आगे का प्रोसेस तो लगभग सेम ही है। इनिशियल थॉट यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि हमने अगर 3 नंबर्स कंसिडर करना है तो किस तरीके से नंबर्स कंसिडर करके फायदा मिलता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीपी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आपके लिए यहाँ पर जो है सवाल अब बने हुए हैं। जेई मेन के अंदर काफी बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं। आप जेई मेन वाले सेक्शन के ऊपर जाओ, ठीक है ना। आप यहाँ पे जेई मेन मार्क्स ऐप के ऊपर जो जेई मेन का सेक्शन है उसके ऊपर अगर जाते हो तो आपका यहाँ पर जो जीपी वाला सेक्शन है पहले वहां से कुछ सवाल कर लेना, उसके बाद में मिक्स एपी जीपी के क्वेश्चंस डेफिनेटली करना, ठीक है ना। जो बेटर वाले क्वेश्चंस थोड़े से बनते हैं उसके अंदर दोनों का ही इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, चलिए विद दैट आई गेस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो आगे के जो आपके यहाँ पे और भी आइडियाज हैं जैसे कि एएम जीएम है ना, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।